ख़वातीन हज़रात, कराची टी हाउस में फ़राज़ दरवेश आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये हफ़्ता जो गुज़रा निहायत ही ग़मगीन हफ़्ता गुज़रा और इस हफ़्ते की उम्मीद ये थी कि 2021 की इब्तिदा है तो कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका के अंदर जो चीज़ें हमने कभी नहीं देखी थी, वो हमने देखी। मैंने अपनी 22 साल तक़रीबन अमेरिका में गुज़ार दी। कभी मैंने नहीं देखा इस तरह कैपिटल हिल पे हमले, इस तरह की इंतहापसंदी, इस तरह की बिगेट्री और वो जो कि मेनस्ट्रीम कर दी गई है। और उसमें इस पूरे राइट्स के अंदर 4 लोग बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे। और अब पहली दफ़ा ऐसा होगा अमेरिका के अंदर जो बाइडेन साहब की इनॉग्रेशन होगी, उसके अंदर सदर ट्रंप शामिल नहीं होंगे। तो ये एक अलग सिलसिला है। तो 20 जनवरी तक अमेरिका में क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन पाकिस्तान में जो मामलात रहे और बेचारे गरीब हज़ारा जो पिछले कोई 20-22 साल से लाशें उठा रहे हैं और इमरान खान साहब जब ऑपोज़िशन में जाते थे और उनके साथ बैठते थे और जाके बताते थे कि ये नवाज़ शरीफ इधर आए, प्राइम मिनिस्टर आए, बाजवा साहब आए, सब आए। आज जब वो वज़ीर-ए-आज़म हैं तो ऐसा देखने को ना मिला। ना सिर्फ़ ये, लोग गरीब शायद लीडरशिप ढूँढते रहे लेकिन उनको शायद इंसान भी नज़र ना आया। तो बहरहाल बहुत मामला अजीब-ओ-गरीब रहे लेकिन उनकी तस्वीर हो गई है। तस्वीर होने के बाद इमरान खान साहब जीत गए और ब्लैकमेल नहीं हुए और उन ब्लैकमेलर्स के पास पहुँच गए, उनकी खानवादों के पास पहुँच गए और इस पे गुफ्तगू करेंगे कि वजूहात क्या थी? क्या वजह है कि 22 साल से ये मामलात चल रहे हैं, हज़ारा मरते हैं, धरने होते हैं, फिर मरते हैं और क्या वाक़ई कोई बैरूनी हाथ शामिल है? मेरे साथ शारिक महमूद, हस्बे मामूल, सबात अशरफ, हस्बे हाँ, मामूल और आज जो है पाकिस्तान की किसी कोई तारुफ़ के मोहताज नहीं है, इंसानी हुकूक के हवाले से बहुत काम करते हैं। आवाज़ उठाते हैं जिब्रान नासिर साहब। जिब्रान बहुत शुक्रिया। जिब्रान मैं अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ खुद मैं और आप भी कई दफ़ा इन सब हज़ारा की कई धरनों में भी शामिल रहे हैं। हम लोग मुख्तलिफ कैंपसेस पे गए हैं, हमने बड़ी चीज़ें देखी हैं और इस बात को मेरे ख़्याल से कम 5 साल पहले तो मैं आपके साथ होता, उसके बाद आप इन्वॉल्व रहे। लेकिन वहीं का वहीं है, कहीं कुछ बेहतरी नहीं आई, हज़ारा उसी तरह से मरते हैं, उनकी गर्दनें तन से जुदा कर दी जाती हैं, खुद कुछ धमाके किए जाते हैं। क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी नहीं? अब फिर हम 6 महीने के बाद इंतज़ार करें या 3 महीने के बाद ये फिर कोई हमला होगा? देखिए, आपके सवाल के ऊपर मुझे तब ताज्जुब होता या हालात पे तब ताज्जुब होता, अगर बलूचिस्तान 21वीं सदी में दाखिल हो चुका होता मगर हज़ारा पीछे रह गए होते। हज़ारा पाकिस्तान में बसते हैं, कराची में भी बसते हैं, लाहौर में भी रहते हैं, इस्लामाबाद में भी रहते हैं। मगर जब हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद देखते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ़ फ़िक़्हा परस्ती पे एक आम जो शिया नस्ल कशी का सिलसिला शुरू है कि उसमें स्पेसिफ़िक हज़ारा को स्पेसिफ़िक हाइलाइट करके नहीं, बट हमें शिया किलिंग नज़र आती हैं। उसमें कोई ज़्यादा स्पेसिफ़िक हद पे वल्नरेबल नहीं है हज़ारा, जो कराची में रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं या जो इस्लामाबाद में रह रहे हैं। जो क्वेटा है, वो अपने साथ वो तमाम वल्नरेबिलिटीज़ अट्रैक्ट करता है, जो कि इस वक़्त एसोसिएटेड है बलूचिस्तान के साथ। इस वक़्त जो बलोच है, जो अब जिनका क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले जिनकी ज़मीन है, जिनके नाम पे इसको हम बलूचिस्तान कहते हैं, क्या वो आज भी उनके लीडरान ये शोर नहीं मचा रहे कि हम गायब हो रहे हैं? हज़ारा का तो ये है ना कि कोई मार के चला जाता है, वहाँ तो एक ज़िंदा इंसान का वजूद ही गायब कर दिया जाता है। मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि जब आप एक लॉलेसनेस कायम रखते हैं एक जगह पे और जिस लॉलेसनेस को क्या कहते हैं उसकी बुनियाद डालने में रियासत खुद एक किरदार अदा करे और फिर वहाँ पे आप एक ये भी रुझान पैदा करते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सेपरेटिस्ट हैं, कॉमपरस्ट हैं, वो पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं या पाकिस्तान की रियासत से उनके इख्तलाफात हैं और वो इतने बढ़ चुके हैं कि वो भी मजबूर होके एक वायलेंट मीन्स को अडॉप्ट कर चुके हैं और उनको काउंटर करने के लिए हमें खुद बजाय इसके कि कोई प्रॉपर लॉफुल इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज से कंप्लाइंट कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो, हम वहाँ पे प्रॉक्सीज और कलअदम जमातों को जो है वो तरजीह देते हैं कि ये जाके हमारा जो है डू अ डर्टी वर्क। तो फिर जब हमने तमाम तर एक क्या कहते हैं एक सूरत-ए-हाल पैदा की है बलूचिस्तान में, जिसमें क्रिमिनल एलिमेंट शामिल हैं, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट शामिल हैं, रिलीजियस बेसिस पे जो बिगेटरी होती है उसके एलिमेंट शामिल हैं, तो ये बहुत ही कुदरती अमल है और ये बहुत ही एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। ताज्जुब की बात ये होती कि सब कुछ के बावजूद भी बलूचिस्तान में कोई कत्ल-ओ-गारत हुँ। जिब्रान की कुछ वॉइस डिस्टर्ब हो गई है। मैं सवात आपकी तरफ आता हूँ, इससे पहले जिब्रान वापस आएँ। जनाब। देखें, बात ये है जो जिब्रान ने जिस तरफ जिब्रान जा रहे थे,
ये जो जी, मैं मारने अगर वाले, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है जिब्रान। हाँ, मैंने कहा जी मैं कराची में बैठा हूँ तो बिजली का जाना भी बहुत नेचुरल आउटकम है यहाँ पे। बस फिर भी हम आपको देख सकते हैं जिब्रान, आपको सुन सकते हैं, हाँ, तो मैं करीब मोबाइल स्क्रीन जो है जितना ला सकूं उतना ला के हम आप बात थोड़े से करेंगे। मशकूक लग रहे हैं, लेकिन हम आपको देख और सुन सकते हैं। बस मैं एक सेफ हाउस के अंदर हूँ इस वक्त, क्योंकि हाँ, मैंने ये रास्ते तबसरा कर लिया है। ऐसे ही लग रहा है। तो जी जिब्रान, अनडिस्क्लोज्ड देखें लोकेशन। जिब्रान, चक्कर ये सिलसिला कुछ इस तरह से है कि जो मारने वाले हैं उनकी वीडियोस कम से कम उनकी नहीं तो उनके हमदर्दों की वीडियो तो सामने है। वो तो सोशल मीडिया पे अगर कोई कुछ नामों के साथ सर्च करे फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो आपको वो वीडियोस भी मिल जाती हैं जिसके अंदर हजारा के मारने की, सेंचुरी हिट होने की मुबारकबादें भी पेश की जा रही हैं। और वो लोग जो नजरिया, जो नैरेटिव, जो बयानियां देते हैं, उससे कोई हजारा, कोई शियाओं को मारने के लिए, उनके गले काटने के लिए, जिस तरह अभी गले काटे हैं, उसके लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि एक कहते हैं ना सॉफ्ट रिक्रूटिंग ग्राउंड आप प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये रहेगा तो मामला रहेगा, तो क्या वजह क्या है कि वो जो कलअदम हम उनको करार दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि कलअदम तो है, लेकिन ये जो है इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं, इनके साथ बैठा भी जा सकता है, ये तकारीर भी कर सकते हैं, ये खुल्लम खुल्ला घूम फिर भी सकते हैं। देखिए, जब हम इस बात पे तमाम के तमाम यहाँ मुत्तफिक हैं कि ना नवाज शरीफ, ना आसिफ अली जरदारी, ना इमरान खान, ना मौलाना फजल रहमान, ना सरदार अख्तर मेंगल, ना वली खान साहब, इनमें से कोई भी इस वक्त जो है आर्मी चीफ या आर्मी के दायरे से ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो फिर हमें ये भी मान लेना चाहिए कि वो सिपाह सहाबा हो या अहले सुन्नत वल जमात हो, वो भी आर्मी से ज्यादा ताकतवर नहीं है। यकीनी तौर पे वो ऐसे तो ताकतवर नहीं है ना कि वो एक बयान कह के चले जाते, मगर उनको कोई इसलिए नहीं रोकता क्योंकि हम उनके सामने कमजोर हैं या हमने हथियार डाल दिए या हम मजबूर हैं। ठिकाने लगाना होता है तो एक डेढ़ दिन के अंदर जो है टीएलपी को लपेट दिया जाता है, और नहीं लगाना होता है तो 25 दिन तक फैजाबाद के ऊपर एक तमाशा चलता है। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल में मोनोपोली ऑफ वायलेंस जो है वो जो कि रियासत के पास होती है, और रियासत की या तो कोताहियों से या रियासत की अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से वो वायलेंस की अथॉरिटी या बाकियों को देते हैं। तो मेरे ख्याल में वक्त है कि हम ये जो जिनको हम कहते हैं ना जो बच्चे जो पाले हुए हैं, बच्चों का जिक्र बंद करें और वालदैन की तरबियत पे तबसरा शुरू कर दें, क्योंकि ये तो फिर बच्चे और पलते रहेंगे। आज अहमद तो ध्यानवी हैं सरगना सिपा साहबा के, इनकी उम्र पूरी होगी, कल कोई और आ जाएगा, वो तो सिलसिला तो खत्म नहीं होगा ना। मगर ये तंजीम साजी चलती क्यों जाती है इनकी, इनकी तंजीम साजी के अंदर इनको बार बार हर कुछ साल बाद पनपने का मौका क्यों दिया जाता है, और इस तरह की और दीगर जमातें क्यों हमारे सामने आ जाती हैं। अब किसी जमहूरी पार्टी की तहवील से तो एहसानुल्लाह एहसान नहीं भागा है, वो हमारी मिलिट्री की तहवील से भागा है। उसने क्या किया था कि क्या नहीं किया था वो भी हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल में जहां पे दरअसल बुनियादी जिम्मेदारी बनती है सिक्योरिटी की, वहीं पे हम सवाल करें और वहीं पे हम निशान ढूंढने की कोशिश करें गलती कहाँ है। तो नहीं, लेकिन जिब्रान, बयानिया तो ये है कि इसमें कुलभूषण यादव की तरह के उसके भाई जो हैं, मजीद जो घूम रहे हैं, जो पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है, उसके एजेंट जो हैं इस सारी की सारी कार्रवाई में मुलव्वस हैं, और वो तो खुल के बात करते हैं कि आज ही हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे। बयानिया है ना ये। जिब्रान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जिब्रान को शायद आवाज नहीं आ रही। देखिए बात इतनी सी है, देखिए बयानिए जो हैं वो तो बहुत सारे ये भी हैं, एक वक्त में लोग कहते थे कि जी इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो कोई गज़वा हिंद होगी, और हम पता नहीं यहाँ से लेके। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? थोड़ा सा डिले लग। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है जिब्रान। हाँ, मैंने कहा जी जी, बयानिए जो है वो तो ये आप भी जी बयानिया तो ये भी है जी कि बयानिया तो ये भी है कि 90 दिन के अंदर करप्शन खत्म होनी थी। बयानिया तो ये भी है कि 90 दिन के अंदर दहशतगर्दी खत्म होनी थी। बयानिया तो ये भी है कि 1 करोड़ नौकरियां जानी थी। बयानिया तो ये भी है कि नया पाकिस्तान बन जाना था। बयानिए 50 होते हैं, हम हकीकत पे बात कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि कौन कोई क्या नैरेटिव दे रहा है। देखिए एक वक्त था 90 की दहाई तक जब से स्टेट ऑपरेटेड मीडिया होता था कि जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग रियासत की तरफ से आती थी हम उसको कबूल कर लेते थे और मान लेते थे। आज सोशल मीडिया के दौर में, प्राइवेट मीडिया के दौर में, इंटरनेशनल मीडिया के दौर में अकल हमारी और दानिश अब मानने को तैयार नहीं है सफेद झूठों को, क्योंकि हर चीज का जो एक कॉन्ट्रोडिक्टरी एविडेंस है वो हमारे सामने हमें नजर आता है। हमें नजर आता है कि शफीक मिंगल जो है वो रॉ का ट्रेंड एजेंट नहीं है। शफीक मिंगल का बाप जो है वो मुशर्रफ की हुकूमत में वफाकी वजीर होता था, और शफीक मिंगल जो है पाकिस्तान में पढ़ा लिखा है,
और उसके मिलिट्री से ताल्लुकात रहे हैं, और उसी के ऊपर इल्जाम लगा कि वो दाइश का एक विंग यहाँ पे चलाता रहा है। हमें पता है कि मलिक हिसाक जो है वो कभी भी जो है वो वागा पार करके ट्रेनिंग के लिए नहीं गया था, ना सहाबा में से आज तक कभी कोई वहां पे ट्रेनिंग के लिए गया है। तो आप अगर स्पेसिफिकली सेक्टेरियन नफरतों की बात कर रहे हैं, तो ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमने अलाउ किया अपने मुल्क को कि हम एक प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बन जाएं सऊदी अरब और ईरान के लिए, और फिर जो हमें ज्यादा शायद सपोर्ट या फंड करने को तैयार था, या जिससे हमारे ज्यादा मरासिम मिलते थे, उसका इन्फ्लुएंस हमने स्टेट पेटर्नेज के साथ ज्यादा अलाउ किया। तो वो मेरे ख्याल में सऊदी अरब की खुशनसीबी थी कि उसको पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस ज्यादा फैलाने का मौका मिला। जिब्रान, ये बात की जाती है ना कि देखें, आर्मी के लोगों ने भी जान दी, बेचारा शहीद हुए हैं, कई सारे हमारे आर्मी ऑफिसर शहीद, उनके भी गले ज़िबा हुए हैं, उनकी भी जानें गई हैं। और ये जितने भी जो लोग हैं मलिक इसाक वाले, ये पास के हैं, ये माजी के हैं जी। अब तो नेशनल एक्शन प्लान बन गया, मामला सही हो गया, अब तो हमारा नया बयानिया है, तो अब तो मामला सही होने चाहिए। देखिए, मैं तो दरअसल उसी वजह से कि चूंकि हम जिब्रान, आपकी आवाज चली गई है। कि तमाशा आप क्यों कर देंगे? आप ऐसी क्यों पॉलिसीज बनाते हैं जिसकी वजह से हमारी फौजियों की जान जाती है? आप ऐसी पॉलिसीज क्यों बनाते हैं कि हर 3-4 साल बाद हमें कोई मिलिट्री ऑपरेशन करना बन जाता है? तो मैं तो जो आप फौजी जानों की बात कर रहे हैं, उन कीमती जानों की वजह से ही तो ये सवाल कर रहा हूँ। मगर साथ में मैं आपको ये भी बात कहूंगा कि देखिए कि ये राग भी अलापना बहुत पुराना हो गया। मैं इसमें कोई कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा, मगर ये एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जब ये सेवन के अंदर धमाका होता है, तो अगले दिन धमाल जो है फौजी नहीं डालते भाई, आम शहरी आके डालते हैं। किस्सा खानी बाजार में धमाका होता है तो अगले दिन फौजी आके दुकानें नहीं खोलते, आम शहरी आके दुकानें खोलते हैं। हयाताबाद की या शिकारपुर की इमाम बारगाह में धमाका होता है तो अगले दिन नमाज जो है वहां पे आम शहरी अदा करते हैं। एपीएस के अंदर बच्चे मारे गए थे तो अगले दिन आम शहरियों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा था। ये आम शहरी तो हैं जो सारी कुर्बानियों के बावजूद जो है पाकिस्तान का पहिया चलाए हुए हैं। हम किसी इदारे के यहाँ पे मकरूज नहीं है, और एट द एंड ऑफ द डे देखें, सारे टैक्स पेइंग सिटीजंस हैं। मिलिट्री जो है हम इसके अंदर एक स्पेशल ग्लोरीफाइड एलिमेंट ऐड कर देते हैं, जैसे कि ये कोई अल्लाह माफ करे कोई सहाबा के बराबर कोई का कहते हैं कोई ग्रुप है कि हम पे ये इतने मोतबर हैं कि हम इनकी इतनी इज्जत करें। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वी पे आवर टैक्सेस, दे प्रोवाइड अ सर्विस। पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री सर्विस जो है वो कंपलसरी नहीं है, इट्स अ वॉलंटरी पोस्ट एंड अ वॉलंटरी जॉब। जो भी इंसान अपना काम नहीं करता, मेरी उससे उम्मीद है कि वो हक हलाल और ईमानदारी से करेगा। कोई कारपेंटर है, उससे भी ईमानदारी एक्सपेक्ट करता हूँ, कोई फौजी है, उससे भी ईमानदारी एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर किसी की जॉब में खतरा ज्यादा है तो एक बात आपको बताऊंगा कि कराची के जो गटर साफ होते हैं ना, और बगैर किसी भी गेयर के जो जमादार उस गटर के अंदर जाता है और जो फ्यूम्स वो सूंघता है, वो रोज बहुत ज्यादा खतरा मोल ले रहा है, उसके अंदर लोग लाखों बीमारियां जा रही हैं, उसको खड़े होकर हम कब सल्यूट करेंगे? तो ये जानों का क्या कंपैरिजन करना? हर एक से उसकी नौकरी की ईमानदारी एक्सपेक्ट की जा रही है कि अपनी नौकरी सही से करो। ये अगर जताना शुरू हो जाएंगे कि जी हम ये नौकरी कर रहे हैं, तो भाई ना करो, छोड़ दो। हम कोई एहसान लेने के लिए थोड़ी कोई दायरा कायम करते हैं। ये तो वजीर आजम वाली टोन हो गई कि मेरे पास सब कुछ था, मैं इंग्लैंड छोड़ के आ गया। बड़ा एहसान किया आपने। अच्छा, वजीर आजम पे क्योंकि जिब्रान आप आ गए, आप वजीर आजम से ये तवक्का कर रहे थे, मैं तो कम से कम ये तवक्का नहीं कर रहा था कि ब्लैक मेलिंग जैसा कमेंट। और बहरहाल वजीर आजम ब्लैकमेल भी पता है, उन लाशों से ब्लैकमेल हो रहे हैं और वो जीत भी गए, ब्लैकमेल नहीं हुए, लाशें दफना दी गई। क्या इमरान खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके एडवाइजर्स ठीक नहीं है? अभी जो हमारी पीटीआई के दोस्तों से बात होती है वो कहते हैं कि उनको गलत एडवाइस कर दिया गया कि वो ब्लैकमेलिंग। और एक झूठ कम से कम अभी जो वीडियो चल रही है उसमें वो ये एक्सपोज हो गया कि अली जैदी साहब ने जो कहा था कि लवाहिकीन दफनाना चाह रहे हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो दूसरे पॉलिटिकल जो लोग गेम खेल रहे हैं, वो उनको दफनाने नहीं दे रहे हैं। आज उन जो लवाहिकीन थे, जब वो इमरान खान साहब से यूनिवर्सिटी में आके, क्योंकि इमरान खान साहब धरना तो खत्म हो गया, वहां जब आके मिले तो वो जो लवाहिकीन बच्चियां थी वो इमरान खान से वही मुतालबा कर रही थी कि काश आप आ जाते। देखिए पीटीआई, जिब्रान, ओवर टू यू। जिब्रान, आपको आवाज आ रही है? जिब्रान, जिब्रान को आवाज नहीं आ रही। मुन्ना, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिब्रान, आपकी आवाज जो है वो बहुत कट के आ रही है। मेरे ख्याल में आपके सवाल का मफहूम ये था। आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है, आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। यस, आवाज आ रही है जिब्रान, आवाज आ रही है। हेलो जिब्रान, आपकी आवाज आ रही है। मैं मुन्ना आपकी तरफ आता हूँ। आप
एक्सपेक्ट कर रही थी मुना कि इस तरह के कमेंट, और उसमें अब वो जो झूठ का भी एक आंसर आ गया है कि जिन्होंने कहा था कि लवाहिकीन जो है वो दफनाना चाह रहे हैं और नहीं दफनाना चाह रहे, तो लवाहिकीन ने खुल के कह दिया कि जी आपको हम मेरी आवाज आ रही है? वेट कर रहे थे। जिब्रान आपकी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज आ रही है जिब्रान? जिब्रान आपकी आवाज साफ आ रही है? नहीं, मेरा ख्याल से उनका ही कनेक्शन वो उनका इंटरनेट। जी मुना आपकी तरफ। देखिए यकीनन पूरा पाकिस्तान जो है वो उनके इस बयान से बहुत डिसअपॉइंट हुआ था और उसको काफी कोशिश की गई कि उसको उसको कहा जाए कि वो इसलिए नहीं इस्तेमाल हुआ था, लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल हुआ था, वो उनको नहीं कहा गया था, वो पीडीएम को कहा गया था। लेकिन जब एक तरफ तो वो कह रहे हैं पीडीएम को कहा गया था, दूसरी तरफ इमरान खान साहब अपनी तकरीर में खुद ही कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता था कि ये प्रेसिडेंट सेट हो जाए। अभी उन्होंने अपनी तकरीर में यही कहा जब उन्होंने शोधा के वर्षा से बात की। तो ये देखिए, ये जेब नहीं देता किसी भी मुल्क के लीडर को। इस वक्त कौमों को सपोर्ट की, उम्मीद की, एम्पैथी की जरूरत होती है अपने लीडर से, और ये कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, ये एक छोटी सी उम्मीद है। नहीं, ये मुना, ये उम्मीद तो उनको इमरान खान साहब ने दिलाई थी ना, जब वो ऑपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब जाया करते थे धरनों में जाया करते थे। और हाँ, अब नहीं, और दूसरी बात है इमरान साहब तो पूरे ग्राउंड पे नहीं खड़े होते क्योंकि 126 दिन का धरना दिया उन्होंने। ब्लैकमेल तो उन्होंने भी किया, वो खुद ही ब्लैकमेल। ऑपोजिशन में रवैये मुख्तलिफ होते हैं और जब पावर में आते हैं तो रवैये मुख्तलिफ होते हैं। उस वक्त आप हर कुछ करने के लिए तैयार होते हैं जो आपको फतेह से करीब कर लाए। इस वक्त जो देखिए, आई एम सॉरी बट दे आर ऑल द सेम, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यू नो, इस वक्त जो सब भागे हुए गए हैं वहां पर ऑपोजिशन के अंदर, जब ये हुकूमतों में थे तो कितने कितने दिन इनको भी लग जाया करते थे, ये भी इसी तरह से किसी और को भेज दिया करते थे। वो भी तो वही है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने, ये सब शामिल हैं। और हम इतने रेजिलिएंट, इतने वल्नरेबल नेशन हो गए हैं कि अफसोस तरस आता है कि जहां से कोई हमें कुछ बेचने की कोशिश करता है, वी आर सो स्टार्व्ड कि हम इतने पार्च्ड हैं कि हम उसको लेने के लिए, उसको बिलीव करने के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कोई तो आए मसीहा। यू नो, इमरान खान के लिए भी यही था जब नहीं आए थे या जब नए नए आए थे कि भाई ये नहीं है, यही नैरेटिव एक फैलाया गया था और अभी भी फैला हुआ है कि ये नहीं तो और कौन, सब करप्ट हैं, सब बुरे हैं, बस अब यही एक मसीहा है, यही एक आएंगे। अब वही चूरन जो है वो उधर बेचा जा रहा है दूसरी तरफ की टीम को कि भाई वही है, देखें पहुंच गए, देखिए आ गए, देखिए ये कर दिया, देखिए वो कर दिया। जब हुकूमत में थे तब तो कोई खातिर ख्वाह नहीं लिया गया था स्टेप, और ये हजारा के साथ कोई पहली दफा नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेटली खुदा करे आखिरी दफा हो, मगर माजी को देखते हुए आप जो है वो नहीं, वो तो बात हो गई कि मुना आखिरी दफा तो हो नहीं सकता ना। देखिए मुना, ये जो आप जब ये एनवायरनमेंट पैदा करेंगे, आप इन जो नजरिया बेचने, जो नजरिया है ना, नफरत भरा जो नजरिया है, वो बेचने वाले जब खुल्लम खुल्ला घूमेंगे, आपके मुल्क में रैलीज करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे, काफिर काफिर शिया काफिर के नारे बुलंद करेंगे वो, और ना सिर्फ ये कि कहते हैं ब्रेन वॉशिंग करेंगे, तो वो उनमें से अगर 100 बच्चों की वो कर रहे हैं, उनमें से हो सकता है 90 ना बने दहशतगर्द, लेकिन 10 बन जाएंगे दहशतगर्द। अब फिर आप कहेंगे जी ये जो 10 जो हैं, ये इनको जी कुलभूषण यादव है, उसके पीछे इंडिया है। भाई आप जो उनको दहशतगर्द जो लोग बना रहे हैं, जो कि उनका जहन साजी कर रहे हैं, उनको तो आपने खुला छोड़ा हुआ है। उनको तो उसके साथ तो आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी उनसे मिलती हैं, आर्मी भी उनसे मिलती है, वो तो खुल्लम खुल्ला घूमते फिरते हैं। देखिए, ये इतना खतरनाक एक फिनोमेना है फराज, के जरूरी नहीं है कि ये जो रिक्रूट किए हैं बच्चे या जो बच्चे इनके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं उन्हीं को ये ब्रेन वॉश करते हैं, या ये तो अब एक आइडियोलॉजी माशरे में बेच दी गई है, बिल्कुल इंडोक्ट्रिनेट कर दी गई है हमारी यंगर जनरेशन में। क्योंकि एक तो ये कि हम, खुदा का शुक्र है, हम वो कौम है जहां यंगर जनरेशन ही है, हमारा जो मेजोरिटी है वो 30 साल से कम के बच्चे हैं, और वो एक वल्नरेबल एज में जब आप एक सोसाइटी में इन्फ्यूज कर दें ये आइडियोलॉजी, एक इंतहा पसंदी की, एक इंटॉलरेंस की। इस वक्त तो हर एक जिहादी बना हुआ है, इस वक्त तो हर एक जो है वो उसका इस्लाम आपसे मुझसे बेहतर है। इस वक्त तो हर एक जो है वो जब आप पीर फकीर बना देंगे उन लोगों को जो कातिल होते हैं और जो इस किस्म के कत्ल करते हैं लोगों को और शहीद करते हैं, तो आपने फिर क्या छोड़ दिया? ब्लास्फेमी को आपने एक मजाक बना दिया है कि जी जिसके साथ आपको स्कोर सेटल करना होता है आप ब्लास्फेमी का उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं और वो बंदा ही खत्म जी। तो और कोई मुना, आप तो बहुत ज्यादा इंसानी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती हैं, आप बहुत ज्यादा जो है, आप सहाफी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं आप, जो आपकी पहचान है। आपके ऊपर भी तो कादियानी होने का इल्जाम लग गया था, जबकि मुझे पता है आप नहीं है।
मुझे पता है बिल्कुल लगा आप था। और देखिए यही मैं आपको कह रही थी कि ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए चीजें इस्तेमाल होती हैं। ये इल्जाम जब लगा था जब इमरान खान साहब डीसी में आए थे और मैं कवरेज के लिए डीसी गई थी उनके जलसे के लिए, और उस जलसे में जो मैं कवरेज कर रही हूँ उन तस्वीरों को इस्तेमाल करके कहा गया था कि ये जलसा मैंने ऑर्गेनाइज कराया है और इसकी फंडिंग मैंने की है और मैं एक अहमदी हूँ। नहीं, अगर आप अव्वल तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे नजदीक। अगर कोई है अहमदी तो पाकिस्तानी होने का तो हक है, इस पे फिर कभी बात हो जाएगी, लेकिन ये इल्जाम के तौर पे लगाया जाता है। सॉरी, फिर से कहिएगा फराज। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर कोई है भी अहमदी, अगर कोई अहमदी सहाफी जाता भी है तो भाई वो पाकिस्तानी है तो उसका हक है, वो जाके कवरेज कर सकता है, सब चीजें कर सकता है। नहीं कैसे लेकिन है ये जब आपने लगाया एक जाता है कौम इल्जाम के को, तौर पे कि ऐसे कोई बुरा काम कर दिया आपने। बिल्कुल इसी तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। और आप यकीन करें कि मैं तो उस वक्त व्हाइट हाउस के सामने खड़ी थी और आते, क्योंकि उस वक्त वहां पर पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो 90% पाकिस्तानी डायस्पोरा था। वैसे तो टूरिस्ट और हर एक होता है, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब और ट्रंप की मीटिंग अंदर जारी थी तो पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत था। तो जो लोग गुजर रहे थे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, मैं तो कवरेज में मसरूफ थी और मुझे पता ही नहीं था कि ये एक वायरल की गई है तस्वीर। और पूरा ये मतलब कोलाज था पूरा कि ये जी मीटिंग हुई इनकी पीटीआई के लोगों के साथ, और वो मीटिंग्स नहीं थी बल्कि वो इंटरव्यू के लिए मैं गई थी लोगों के साथ, और वो इंटरव्यूज भी छपे हैं। तो बहरहाल वो एक पूरा नैरेटिव क्रिएट किया गया था कि ये जो है ये जी। तो आते जाते लोग मुझे देख के कह रहे हैं वो देखो जी वो तो वो औरत खड़ी है, ये तो वो काफिर औरत खड़ी हुई है, ये तो यूं कर। मतलब आप ये देखिए कि किसी की जान और माल को आप इस तरह से कह के 1 मिनट में आप उसको मरवाने के करीब आप। अब यही चीज अगर मैं उस वक्त पाकिस्तान में होती तो आप सोचें कि उसका क्या रद्द अमल पब्लिक पे होता और मेरे क्या आखिरत होनी थी। लेकिन ये सब बड़ी दुख की बात है फराज। इसमें जो है ना अफसोस होता है अपने कौम की दिमाग पे, अपने कौम की सोच पे अफसोस होता है कि क्या अगर कोई इंसान, अव्वल तो मैं हूं नहीं अहमदी, लेकिन अगर मैं हूं भी तो क्या ये एक गाली है? क्या ये एक इस तरह की चीज है कि जिसपे अच्छा, आप रख के किसी को बिल्कुल। मरने मारने के लिए तैयार हो जाए? मतलब अच्छा, लेकिन क्या है? मैं मुना एक और मैं सवाल आपकी तरफ आता हूँ, और मैं एक चीज बताना बड़ी जरूरी है कि इमरान खान साहब ने जो ये ब्लैकमेलिंग का कमेंट दिया, उससे पहले जुल्फी बुखारी ने जो कहा था कि जी आप क्या फायदा देंगे अगर वो आ गए इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब जीत गए, इमरान खान साहब ब्लैकमेल नहीं हुए, जीत गए, उनकी अना जीत गई, और वो मजलूम लाशें और मजलूम जो लवाकिन थे वो हार गए, और अब तो इमरान खान साहब का जानना भी नहीं बनता था मेरे नजदीक तो। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरा का पूरा जो ब्लैकमेलिंग का कमेंट था, इस पे सब ने बिला तफरीक, कौन शिया कौन सुन्नी, सब ने कंडेम किया है। यानी कि सुन्नी होते हुए लोगों ने जो है कंडेम किया है, जो सुन्नी थे, जो किसी भी तबके से ताल्लुक था। तो पाकिस्तान में देखें, एक अच्छी बात तो ये है कि इतनी ज्यादा इंतहा पसंदी आपने पंप अप की, सब कुछ कर लिया, इस तरह के लोगों को, नफरत ज्यादा लोगों को आपने मेन स्ट्रीम किया। उसके बावजूद भी आप देखें ना कि कौम तो खड़ी हुई, लोग खड़े हुए। सवाल आपसे मैं कमेंट चाहूंगा, लोग खड़े हुए, कोई क्या शिया क्या सुन्नी, सब खड़े हुए, इमरान खान को कंडेम किया, बल्कि पीटीआई के लोगों ने कंडेम किया। और वो मतलब उन तक ने जो है रोए, कुछ पीटीआई के मेरे दोस्त, यानी कह रहे हैं यार मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने इस आदमी को वोट दिया था। या देखिए, इसमें मैं एक वहां पे वापस जाऊंगा जो हम इसमें, ये हमारा शो जो है इसको हम कराची टी हाउस कहते हैं। कराची के हवाले से हमने यही बात की थी जब फ्लडिंग वगैरह हुई है कराची में, कि उस वक्त भी हमारे वजीर आजम और सदर साहब एकदम मिसिंग इन एक्शन थे कि अगर आपको कौम के मसाइल हल करने हैं या कम से कम कौम के मसाइल के साथ अपने आप को लिंक करना है, बॉन्ड करना है, तो कुछ उसमें कुछ सिंपैथी हो, कुछ फॉलो अप हो। अब आपने फिर ये कहा कि आपको उम्मीद थी कि यहाँ पे इमरान खान साहब इसके अलावा कुछ करेंगे, तो अब वो कराची हमारा आपका होम टाउन है, जो उन्होंने कराची की फ्लडिंग के बाद किया, उसके बाद आपको क्यों उम्मीद थी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नहीं, इनका रिएक्शन कोई डिफरेंट नहीं, होना मैं था। बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ क्यों उम्मीद थी। उसकी वजह ये थी कि तब्दीली का नारा, कि भाई हमने बाकी जो फरसूदा जो कायदीन रहे हैं, जो लीडरान रहे हैं, उनसे हम मुख्तलिफ होंगे। इमरान खान साहब हजारा बिरादरी के धरनों में जाया करते थे, धरनों में जाके बात किया करते थे कि ये वजीर आजम आए और ये आके सही करें मामला, हम आएंगे तो हम ये कर देंगे। तो सारी की सारी उम्मीदें इमरान खान साहब खुद दिलाया करते थे। हाँ, हजारा का कसूर है, हजारा का कसूर ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब से उम्मीद क्यों रखी। वो इमरान खान साहब का जो एक सियासी बयानिया था, जो अपनी सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्क्रूटनी करने के लिए आते थे, वो जब वो अपोजिशन में थे और आके हम इनके साथ बैठते थे, तो वो उसको शायद वो समझ बैठे कि जी इमरान खान साहब जब आएंगे तो मामला बड़े अच्छे होंगे। वो इमरान खान को हकीकी तौर पर अपना बाप समझ बैठे, ये उनका था। फिर उसके बाद इमरान, नहीं, हाँ जी,
देखिए आई डोंट थिंक सो, मतलब वो लोग तो वो नहीं कर रहे जो कराची वालों ने किया। अभी कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि यार ये क्वेटा तो जा रहे हैं, क्वेटा वालों का मामला इतना उठ रहा है, कराची का मामला नहीं उठा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कराची का मामला उतना जितना संगीन था जितना हमारे हजारा भाई बहनों के साथ हुआ है, लेकिन ये अलामतें होती हैं। और उस वक्त वो नहीं गए वहां क्योंकि वो वाला नहीं हुआ। जब दोस्त ने कल पूछा तो मैंने कहा देखें वहां लाशें नहीं थी, वहां पे मामला इतना सीरियस नहीं था। और ये जैसे कल परसों से कहा जा रहा है, बड़े वेल मीनिंग लोग कह रहे हैं कि उनको चाहिए कि लाशें दफना दें और कल ये मेरे ख्याल से नेता के शो पे हो रहा था कि अगर लाशें दफना भी थी तो उनका बयानिया उसी तरह से दुनिया भर में जाता रहेगा। नहीं जाएगा। इन लोगों ने, हजारा कम्युनिटी ने, उनको मतलब दुख अब होता है कि उनको ये करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस इशू को एस्केलेट किया। और जब तक वही बात के हमारे अमेरिका में कहते हैं कि पावर कंसीड्स नथिंग विदाउट डिमांड, जब तक आप ढंग से जोर से डिमांड नहीं करेंगे तब तक इक़्तिदार जो है और ताकत जो है वो कोई चीज आपको देती नहीं है। वो गवर्नमेंट कोई भी हो, इमरान खान की हो, जरदारी की हो, किसी शरीफ की हो, या हाइब्रिड हो, या जहां से भी हो रही हो, जब तक आप पुश नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, एज ए कराचीआइट आई विल पॉइंट आउट कि कराची में भी अब जब हजारा वालों का इशू रेज हुआ तो कराची में प्रोटेस्ट हुए, गली गली कुछ कि भाई इनका कुछ करो। और जब कराची में मामला आया इतना संगीन नहीं था, लेकिन मुड़ के किसी ने पूछा नहीं। तो ये जब तक हम बहैसियत एक कौम के, मिनासुल कौम, इन चीजों पे पुश बैक नहीं करेंगे, ताकत के खिलाफ, इक़्तिदार के खिलाफ, जो भी लफ्ज आप इस्तेमाल करना चाहें, तब तक मामलात बदलेंगे नहीं। अच्छा, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों के, क्या शारिक महमूद को और जबरान नासिर को किसी नामालूम अफराद ने उठा लिया अचानक? तो नहीं सरकार, ऐसा नहीं हुआ है। और मेरे पास दोनों के मैसेजेस आ गए और उन्होंने ये बताया है कि वहां पर कराची में मेजर पावर ब्रेकडाउन हुआ, यानी बिजली जा चुकी है वहां पर जिब्रान की घर तरफ भी। और आपने देखा जिब्रान ने कोशिश की ज्वाइन करने की, तो बिजली के मामला, और उसके बाद शारिक महमूद की तरफ भी बिजली बिल्कुल, यानी कि बिजली का ब्लैकआउट हो गया है, तो उस वजह से वो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते, बीच शो से उनको जाना ड्रॉप कर गए वो। अच्छा, मैं एक और कुछ चीजों की वजाहत यहाँ पर देता चलूं कि पहली बात तो ये कि जो बात की जा रही है कि इमरान खान साहब इसलिए नहीं गए, कल को कोई और मरता और किसी और जगह पे शहादतें होती तो इमरान खान साहब वो भी यही एक्सपेक्ट करते, वो भी लाशें लेके बैठ जाते। तो इमरान खान साहब ने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, वरना तो इमरान खान साहब के पास कोई काम ही नहीं होगा, यहीं इधर उधर जाते रहेंगे। तो और अगली दफा जो है हो सकता है मुखालिफ पार्टी तो खैर कहनी नहीं चाहिए, जो उनका कहने का मकसद ये था कि भाई जो लश्कर जंगी सिपाही साहब इनके भी तो लोग जाते हैं। तो देखें, हजारा बिरादरी के जितने लोग तसलसल से कोई 2,500 के करीब लोग उनके मारे जा चुके हैं। 22 साल से हम ये तमाशा देख रहे हैं, 22 साल से। मुझे कोई एक ऐसी कम्युनिटी आप बता दें जिसको 22 साल से इस तरह से जो है चुन चुन के बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड देखकर उसके बाद उनके गले ज़िबा किए हों, औरतों के भी, बच्चों के भी। और उनकी हालत अब ये हो गई है क्योंकि उनके जो फीचर्स हैं वो टर्को मंगोल फीचर्स हैं उनके, उस वजह से वो आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं। तो वो कोयटा के आम जो इलाके हैं, दूसरे जो इलाके हैं, वहां बसों में ट्रेवल भी नहीं कर पाते। मुझे बताएं कहां पर ऐसा मामला है? हम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाते, उठानी चाहिए। हम कश्मीरियों के लिए आवाज उठाते हैं, उठानी चाहिए। बिल्कुल कश्मीरियों के लिए आवाज उठाएं, फलस्तीन के लिए आवाज उठाएं, हर मजलूम के लिए आवाज उठाएं, लेकिन आपका इख्तियार फलस्तीनियों की मामला सही करने के ऊपर आपका इख्तियार नहीं है। आपका कश्मीर में किसी और की, इंडिया की हुकूमत है, तो वहां पर भी हमारे पर इख्तियार नहीं है। या तो हमारा इख्तियार है या तो हमारी रिट है, ये तो हमारे मुल्क का हिस्सा है। जब हमारे मुल्क के अपने सरहदों के अंदर किसी कम्युनिटी के साथ, किसी सेक्ट के साथ, चाहे वो शिया हो या कोई और, उनके साथ जब ये हालत कर दी जाएगी तो आवाज उठेगी कि आप तसलसल से चुन चुन के टारगेट करके जब आप मारेंगे, एक बयान नजर आएगा कि एक तसलसल है इसके ऊपर। और तो ये कहना कि जी उधर भी जाएं, मैं तो कह रहा हूं इमरान खान साहब, किसी और पार्टी का भी कोई लोग मरता है तो उसी तरह ताजियत होनी चाहिए, वो भी मजलूम है। लेकिन यहाँ एक तसलसल है और स्टेट जो है वो हेल्पलेस। और दूसरी बात, देखिए मैं यहाँ पर सियासी मामला में पढ़ना नहीं चाहता, जो मुझे कहा जा रहा है कि दूसरी कि वो मरियम नवाज की वीडियो के वो जो है वहां जाने के बाद जो है घूमती फिर रही थी। और ये देखें, मेरा मरियम नवाज वहां पर गई तो उन्होंने सिंपैथी की, वो चली गई, मैंने तो उनको नहीं भेजा, लेकिन वो वीडियो जाली वीडियो है, वो बहुत पुरानी वीडियो है। तो ये बताना जरूरी है कि जिस तरह कोई इमरान खान साहब के खिलाफ जो लोग झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, उसके भी खिलाफ हैं, लेकिन
यहाँ पर इसको सियासत का हिस्सा अगर वो बना रहे हैं तो आप भी बना रहे हैं, और ये जाली वीडियो पुरानी, आप 10 साल पुरानी या उनकी ये कोई तकरीबन 6 महीने पुरानी वीडियो जिसको वायरल किया जा रहा है, तो उसका भी एक जवाब है। मुन्ना, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इसको देखें, पीटीआई का एक बयानिया है कि इसको जी पॉलिटिसाइज कर दिया जाए, और वो कहते हैं जी पॉलिटिकल, आपने खुद भी कहा कि वो समझ लेते पीडीएम जो है ब्लैकमेल कर रही है इनके साथ, जो कि अब खुलकर सामने आ गया कि पीडीएम ब्लैकमेल नहीं कर रही है। क्या इमरान खान की हुकूमत बहुत ज्यादा इंसिक्योर हो चुकी है अब? देखिए, लगता तो कुछ ऐसा ही है कि हुकूमत जो है वो इनसिक्योर भी है। इसके अलावा ये जो सारी बातें होती है ना फराज, इससे हमें ये भी जाहिर होता है कि हमारा एज अ ह्यूमन एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे हमारे अंदर शायद एम्पैथी या बात करने की, बातचीत का सलीका या सिंपथाइज करने का या सहारा देने का, क्या हम इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दें अपने अफसरान को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसपे बड़े डिस्कशंस हुए, क्योंकि तो कहते हैं ना कि एक जबान जो है ना और चुनाव अल्फाज का, वो एक बहुत खासकर लीडरान के लिए वो एक बहुत वाइटल टूल है। और इसमें मेरे ख्याल से जो भी तरीका बातचीत का होता है, जिस वक्त जब सानिया होता है आपकी कौम के साथ, आपके लोगों के साथ, चाहे वो ऑपोजिशन में भी अगर लोग हैं और वहां पर भी अगर कुछ हुआ है, तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? इसी तरह से किसी भी मजहब के लोग हमारे मुल्क में जो रहते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखते हैं? तो ये एक बेसिक जो लैक हमें दिखता है। आप इसी तरह देखिए, माजरत के साथ हमें कई एक जर्नलिस्ट दिखते हैं जो फौरन वहां पर पहुंच जाया करते हैं जब इस तरह के सानिया होते हैं, और उनको ये बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती है कि वो किस तरह से आपका जब जैसे वो भोजा एयरलाइंस का मरी थी तो उन्होंने कहा आपकी ग्रैंड डॉटर मर गई, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब इस तरह की हम बातें कर जाते हैं जो एक अच्छा मुन्ना, आप तो अब आइंदा की बात अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे फराज, कोई किलिंग हो, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि हमारे अपने साथ क्या होने वाला है 2 दिन बाद। मुन्ना, मैं एक बड़ी तल्ख बात, दिल नहीं चाहता लेकिन तल्ख बात है कि पहली बात, एक तो सवाल नंबर 1 आपसे ये है कि क्या आप अगली दफा कोई किलिंग होती है तो आप इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट करेंगी कि वो जाएं? अगर वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन यकीनन लेकिन इस वाकये के बाद अब जो वाकया फिर भी हुआ होगी और होनी चाहिए। देखिए जब तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका फर्ज बनता है और लोगों का हक बनता है कि वो ये एक्सपेक्ट करें कि उनका लीडर आए, उनको तसल्ली दे। मैं आपको मैं कम से कम अपनी एक छोटी सी राय, वो मेरी राय तो ये है कि नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। आप अगर अभी भी इमरान खान साहब से कोई उम्मीद लगा के बैठे हुए, कई लोगों का ये होगा अपनी एक वो इंसान को बुरा लगता है, इंसान का दिल दुखता है उसमें, इंसान जो है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये हर लीडर का फर्ज है और इससे कोई कोताही नहीं है कि आप कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। दूसरी चीज ये कि अगर इस बयान को आप एक साइड पे रख के देखें कि जी प्रैक्टिकली क्या हुआ है, प्रैक्टिकली जो साइन हुए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर वो वाकई में कर दें जैसे कि वो कह के गए हैं, तो शायद ये इनसेंसिटिव साइड जो एक है और एक जो ये कैलस सा एक रिमार्क जो उनका आया है, शायद उस पे लोगों के लिए कुछ मरहम हो जाए उससे। लेकिन बहरहाल एक्शंस एंड वर्ड्स बोथ मैटर, और ये किसी भी मुल्क के लीडर को इसका ख्याल रखना चाहिए कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, इनकी सिग्निफिकेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब मुझे एक बात पे सवाल आपकी तरफ, एक और चीज पे मुझे थोड़ा ताज्जुब होता है कि इमरान खान साहब ने कहा जी सिक्योरिटी कंसर्न से इस वजह से मेरा वहां जाना ठीक नहीं था। तो क्या सिक्योरिटी कंसर्न क्या उन सर कटी लाशों से थे, उन मासूमों से थे कि भाई ये कुछ हो जाए? क्योंकि अगर वही कंसर्न है तो फिर अब कोयटा जाने का क्या तुक बनता है? यानी कि दफनाने के बाद क्या तुक बनता है कोयटा जाने का? सिक्योरिटी कंसर्न तो वही है। हाँ, इस पे मैं 2-3 चीजें कहूंगा। एक तो जो आप लोग पिछली दफा बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से आप दोनों एक ही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब आपका अलग अलग था ना। फराज आप कह रहे थे कि आपको ये उम्मीद है कि नहीं। भाई एक्सपेक्टेशन एक चीज होती है और डिमांड दूसरी चीज होती है, जो मैं पिछली बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था। मेरे ख्याल से मोना साहिबा ये कह रही है कि हमें एक ये डिमांड होनी चाहिए, यानी कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर सही काम करेगा, सही बात करेगा। लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर से हम ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये अलग मामला है कि ये करेगा कि नहीं करेगा, हमारी समझ क्या है इसकी। और ये मामला अब क्लियर हो गया है कि ये सही काम तो नहीं करेंगे बगैर किसी धक्के के। दूसरे आपने सिक्योरिटी की बात की, सर बगैर किसी फायदे के, अब वो लफ्ज तो इनके मतलब मिनिस्टर साहब का मामला है ना, और वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के मिनिस्टर है। खैर, दूसरी चीज आपने सिक्योरिटी की बात की। लेकिन बुनियादी मसला तो यही है कि हम अपने शहरियों को, सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो फिर मुसाफिर हो जाए।
भाई जो आदमी जो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता वो करे। और इफ आई यूज द एम वर्ड, मामला ये होना चाहिए, ऐसे मामलात के लिए हमारे आइन में और हमारी तारीख में इमरजेंसी और मार्शल लॉ जैसे अल्फाज इस्तेमाल अगर करने पड़ते हैं तो किए जा रहे हैं। अमेरिका में भी कहीं अगर फ्लडिंग होती है, को एक आता है तो एक लिमिटेड हद तक इमरजेंसी लगाई जाती है और उसको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और डिप्लॉयमेंट्स होती है। मैं टॉपिक हमें चेंज करूंगा मैं मुश्किल से 2-3 मिनट में, क्योंकि डॉक्टर मिसबाह आजमी ज्वाइन करने वाले और फिर अमेरिका के राइट्स की तरफ बात करेंगे और उसमें मुना की राय लेंगे। लेकिन मैं वैसे अगर दिल नहीं चाहता, लेकिन मुना अगर मैं अपने आप को या हम लोग कोशिश करें उन दहशतगर्दों के दिमाग, उन सिफाक दहशतगर्दों के दिमाग के अंदर जाने की, अगर हम कोशिश करें तो वो इस वक्त कहीं पर बैठ के चाय पी रहे होंगे, रिलैक्स कर रहे होंगे और टीवी पे बैठ के आराम से तमाशा देख रहे होंगे। एक नंबर 1। नंबर 2, उनको ये पता होगा कि यार ये जो तमाशा है ना, ये मुश्किल से कोई महीने 2 महीने के तमाशा है और बस उस 2 महीने 2 महीने के बाद होना वाना कुछ नहीं है। उसके बाद बैक टू नॉर्मल फिर हम जाके जो है कोई 1-2 महीने के अंदर जाके फिर जो है कोई हज़ारा नजर आएंगे तो उनको फिर जो है उनको ज़िबा कर देंगे और उनको मार देंगे। वो इस वक्त ये सोच रहे हैं क्योंकि 22 साल की जो तारीख है ना, वो ये बताती है उनको कि कुछ नहीं होने वाला, ये आएंगे मारेंगे और कुछ शायद हमारे 4-5 लोगों का अरेस्ट भी कर लें और बता दें कि हमने जो है ना दहशतगर्द पकड़ लिए हैं, सब कर लिए हैं और उसके बाद हमने फिर एक्टिव हो जाएंगे। तो अभी तो वो रिलैक्स कर लेंगे। मतलब ये उनका माइंडसेट एक बन चुका है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उनको पता है कि होना कुछ नहीं है हमारे साथ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं फराज, क्योंकि कोई भी हमारे मुल्क में किसी भी जुर्म का कोई रिपरकशंस नहीं होते हैं और ये यही चीज जो है ये लोगों को इनकरेज भी करती है और उनको एक ताकत देती है कि जी हम कुछ भी करके चले जाएंगे, अगर हमारे साथ कुछ होगा नहीं तो फिर मालूम है मुना, हजारा के लोगों को कॉल करके ये बोला जाता है कि जी आपकी प्रॉपर्टी बड़ी प्राइम लोकेशन पर है, इसकी मिसाल के तौर पे कि इसकी जो है वर्थ जो है 3 करोड़ हो चुकी है, आप एक काम करें, आपको कोई यहाँ पर आप यहाँ प्रॉपर्टी अभी किसी काम की नहीं है, मुझे आप ये प्रॉपर्टी जो है ना कोई 40 लाख में देके चले जाएं, क्योंकि आपकी तो किसी काम की है नहीं है, आप तो यहाँ पर अब ऑपरेट वैसे ही नहीं कर सकते क्योंकि आप शहर से बाहर नहीं निकल सकते। उनकी जो एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज थी ना, उनके ऊपर भी कब्जे कर लिए गए, कब्जे करके बैठ गए और उसके बाद कहा जाता है जी आप हमें सस्ती में बेच दें। हाँ, जो प्रॉपर्टी नॉन हजारास की है उनकी वैल्यू वैसे ही है, जो प्रॉपर्टीज हजारा की उनकी वैल्यू नीचे चली गई। तो यहाँ तो मामला उससे भी आगे जा चुका है, मेन स्ट्रीम हो चुके हैं, हजारा कोयटा में मैसूर हो गए और बाहर निकल नहीं सकते। तो वो जो लोग हैं जो उनके, अच्छा मैं अभी कहता हूँ लोगों से कि आप जाइए सोशल मीडिया पे सर्च कर लीजिए, जो वीडियोस हैं कोयटा की, कराची, लाहौर, मुख्तलिफ इलाकों की, वहां पर जो लोग खुल्लम खुल्ला जहर उगल रहे हैं वो आप जाके देख लीजिए। और इनको कोई मैंने या मुना या सबात ने नहीं, पाकिस्तान की रियासत ने कलअदम करार दिया है। तो अगर कलअदम करार दे दिया है तो ये किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, या तो फिर इनको आप कहिए नहीं जी कलअदम नहीं है, ये ठीक है, तो फिर तो कोई मामला बनता है। लेकिन आपने कलअदम भी करार दे दिया तो फिर उसके बाद उनका खुल्ला खुल्ला घूमना, इलेक्शन के अंदर जो है पार्टिसिपेट करना, वो तो फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि आप एनवायरमेंट देते रहेंगे। सबात आप आखिरी कमेंट इस हवाले से, फिर हम अमेरिका में जो हमने धमाधम देखी इसकी तरफ जाते हैं। तो इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कमेंट मेरा वही है जो मैं शुरू में कह रहा था कि ये चीजें हो रही हैं, इनको पुश बैक करने के लिए हमारी स्टेट, देखिए चीजें होती हैं, अवाम, स्टेट, गवर्नमेंट, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। अवाम को हमारी साथ होकर इन चीजों को यकजा करना पड़ेगा। और फिर जैसे मैंने पिछले एक शोज में कहा है कि जब तक अलग अलग कम्युनिटीज जिनके ऊपर गुजर रही है, अलग अलग चीजें गुजर रही है, कराची वाले हैं, नॉर्थ में हमारे भाई बहन, बलूचिस्तान में है, पंजाब में है, जब तक हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के गम और गुस्से में और हंसी और गम में बराबर के शरीक नहीं होंगे, तब तक ये मसला आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, देखें हम तो ये कहते हैं ना, टीटीपी के जो लोग हैं वो इंडियन एजेंट बन चुके हैं, उनको कुलभूषण और वो इंडिया सपोर्ट, लेकिन वो थे तो यहीं के बच्चे ना, वो किस तरह से दहशतगर्द बने? क्या आपने इनको एनवायरमेंट पैदा किया कि वो दहशतगर्द बन गए? यानी कि जितने भी हम दहशतगर्दों के भी हमें नाम लिए, भाई वो थे तो आप ही के मुल्क के बच्चे। क्या हुआ क्या उन बच्चों के साथ कि वो दहशतगर्द बने? सवाल तो रियासत को ये करना चाहिए अपने आप से कि ये बच्चे बने कैसे, किस तरह ये दहशतगर्दी का, किस इस आइडियोलॉजी का शिकार कैसे हुए? जब तक आप उस रूट कॉज की तरफ नहीं जाएंगे हो कुछ नहीं सकता। और हजारा की हालत ये बताना भी जरूरी है कि हजारा माइग्रेट कर गए हैं और ऑस्ट्रेलिया और मुख्तलिफ जगहों पर जा बेचारे चले गए, अपने इलाकों से हट गए और वो कई हजारा तो दरबदर हो गए, कहीं के नहीं रहे वो। और मुझे नहीं पता, मैं काश मेरे पास कोई हल होता या काश मेरे पास कोई इख्तियार होता। यहाँ पर तो जिनके पास इख्तियार है वो ब्लैकमेल करने की बातें करते हैं, वो कहते हैं जी आप हमें फायदा क्या देंगे। तो यहाँ तो मामला इस तरफ जा चुके हैं। मैं टॉपिक को चेंज करता हूँ, डॉक्टर मिसबाह आजम ने हमें ज्वाइन किया है और अमेरिका के अंदर जो इस वक्त वॉशिंगटन में जो मामलात हुए,
और कैपिटल बिल्डिंग पे हमला हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए, मैंने तो 22 साल में कम से कम ऐसी चीज कभी उम्मीद भी नहीं की थी कभी ऐसा हुआ। ये तो धरने हम दिया करते थे और हम मिसालें दिया करते थे कि यार आप देखें ना, अमेरिका में भी तो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, अमेरिका में भी तो जो है इलेक्शन होते हैं, तमीज से एक सदर दूसरे सदर को मुबारकबाद देता है, तरीके से एक पूरी इनॉग्रेशन होती है। इस दफा तो ट्रम्प साहब इनॉग्रेशन में भी नहीं जाएंगे, तो एक बयानिया था। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज कॉमन है कि यहाँ पर भी बिगेटरी को, नफरत को मेन स्ट्रीम किया गया, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं जो कैपिटल बिल्डिंग में हुआ। मुन्ना कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल यकीनन बिल्कुल फराज, ये एक निहायती हैरान कुन फिनोमेना था और ये अमेरिकी हिस्ट्री में किसी ने कभी नहीं देखा था। 1812 के बाद जो है वो अब जाकर के ये इस तरह की चीज देखने में आई है और इसमें कई सवाल उठते हैं। इसमें एक तो हमें डिवीजन बहुत वाजे नजर आया अमेरिका के अंदर कि राइट विंग और डेमोक्रेट्स के बीच में जो हमने एक बहुत वाजे दरार, एक जो 4 साल ट्रम्प साहब ने मेहनत की है इसको डीपन करने में, वो हमें इस वक्त नजर आया। उनका जो काम है वो कर गए जो वो काम करने की कोशिश में थे। तो दूसरा जो है वो सिक्योरिटी लैप्स, उसके ऊपर बेइंतहा सवालात हैं कि नौबत जो आई है कैपिटल पे वो उतनी नौबत आई कैसे और वहां तक बात गई कैसे। इसका मतलब है कि इनको अंदर से कोई मदद हासिल थी, जो ये एक्सप्लोसिव भी वहां पहुंच गए, एक ट्रक भी वहां मिला था अराउंड द कॉर्नर जिसमें एक्सप्लोसिव थे, अंदर भी RNC DNC में थे, हैंडकफ्स लेके पहुंच गए लोग, बंदूकें लेके पहुंच गए लोग भी मरे वहां पर। तो ये इतना सब कुछ हो कैसे गया? कैपिटल पुलिस क्यों नहीं काबू कर पाई इन सारी सूरत हाल पे? क्या, और यकीनन ये पूरा अब आस्ता आस्ता जब FBI इन्वेस्टिगेट कर रही है तो पता चल रहा है कि ये एक बहुत ही प्लान्ड हमला था। ये कोई एक रैंडम प्रोटेस्टर्स का मार्च नहीं था, ये एक प्लान्ड हमला था जो बहुत बचत हो गई है। ये तो यकीनन अमरीकी अवाम जो है वो, और यहाँ पर भी सब डिसअपॉइंटेड है अक्रॉस द बोर्ड। इवन रिपब्लिकन पार्टी के जो पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग तो आप छोड़ें, ठीक है जो लोग गए थे वहां वो तो थे ही थे, लेकिन उसके अलावा जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं और जो सेनेटर्स हैं और इनकी साइड के भी, कंजर्वेटिव साइड के भी, उनको भी निहायती दुख, और लोग जो है वो अब डिसोन कर रहे हैं ट्रम्प से अपने आप को और अलहदा कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं हुआ एट लार्ज। तो देखिए अब आपने, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में भी लिखा था कि अब 17 जनवरी को जो है वो दूसरे हमले का खदशा खुदा न खास्ता जाहिर हो रहा है कि शायद कैपिटल पे एक और हमला हो, जिसकी वजह से उनका ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया परमानेंटली। तो ये सब एक बड़ी परेशान कुन बातें हैं जो अमेरिकी हिस्ट्री में पहली दफा जो है वो यहाँ के लोग भी पहली दफा देख रहे हैं। डॉक्टर मिसबा आजम आपकी तरफ आते हैं, और आप पहले तो अपना म्यूट खोल लीजिए। तो उसके बाद सवाल ये है आपसे कि ये जो मामलात थे, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये सब कुछ होगा? क्योंकि आप अक्सर वो बेशतर कुछ पेशिनगोइयां करते हैं और मुझे मानना पड़ेगा कि वो अक्सर वो पेशिनगोइयां सही साबित हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया फराज और तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे इस शो में मदऊ फरमाया। आपने शुरू की अपनी बात से फराज, आपने कहा कि 22 साल से आपने कुछ नहीं देखा। वाकई अगर आपकी उम्र 250 साल भी होती तब भी आप यही कह रहे होते कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये होते नहीं देखा। जो मोना ने 1812 की मिसाल दी वो तो एक तरह की जंग का समा था और वो बड़ा डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं थी। ऐसी सिचुएशन आप कब क्रिएट करते हैं? आप ऐसी सिचुएशन फराज उस वक्त क्रिएट करते हैं जब आप डेमागोगी को उस ला के पावर में बिठा दें और उसके बाद पॉपुलिस्ट नारों पर लेकर आप मुल्क चलाने की कोशिश करें। जो अब दुनिया की तारीख देख लीजिए कि जितने भी ये पॉपुलिस्ट लीडर्स थे, ये लोग जो थे फैशिज्म की तरफ टिल्टेड थे। इन लोगों का, हिटलर ने क्या किया, इसी तरह से रेटरिक को लेकर, और कि इनके दो चीजें होती हैं कि पिछले के खराबी पिछले की वजह से, और आगे आने में आप वेट कीजिए हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो पिछले की वजह से। तो ये तो एक बड़ा सिंपल फिनोमेना है। और फिर दूसरी चीज ये लोग ये करते हैं कि डिवाइड करते हैं सोसाइटी को। अगर आप इजाजत दें फराज, तो मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा बहुत ही क्विकली, या अगर आप चाहें तो दूसरे अच्छा इसी में करें। तो अगर तो आप जरा सा तारीख में जाइए, और तारीख में ये नहीं कह रहा कि आप 100 साल की तारीख में जाइए, आप सिर्फ 4 साल की तारीख में जाएंगे
तो नवंबर 2015 को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के दो मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, एन केस और एंगस डीटन, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया। अच्छा, वो पेपर क्या था? वो पेपर ये था, वो ये देखना चाह रहे थे, वो इस पे रिसर्च कर रहे थे कि जो अमेरिका में जो डिफरेंट रेसेस हैं उनके अंदर जो मोर्टेलिटी, जो शराय अमवात है पर लाख अमेरिकन, वो 15 साल में जो कि शुरू होता है करीब 1999 से और जाता है 2013-2014 तक, वो क्या रहा? उन्होंने जो कुछ फाइंड आउट किया वो ये फाइंड आउट किया कि जो ब्लैक अमेरिकन, जो कि सियाह फार्म अमेरिकन हैं, उनमें जो है ये मोर्टेलिटी रेट गिरा है 27% इन 14 सालों में। फिर जो हिस्पैनिक्स हैं उनमें ये रेट 19% गिरा है। लेकिन जो सफेद फार्म अमेरिकन हैं जिनकी उम्रें 45 से 54 साल की हैं, वो 9% इंक्रीज हुआ है। अच्छा, और उस कैटेगरी के जो 22% लोग वो हैं जिनके पास डिग्रीज जो हैं वो या तो हाई स्कूल की हैं या उससे नीचे की हैं। अच्छा, केस और डेटन जो थे उन्होंने फिर देखने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि इसकी वजह क्या है, तो ये स्पाइक की वजह क्या है। तो जो स्पाइक उन्होंने देखी वो देखी ड्रग का ओवरडोज, डिप्रेशन, खुदकुशियां और लीवर डिजीजेस ड्यू टू अल्कोहलिज्म एंड ऑल दैट। फिर उन्होंने ये बताया, यानी कि ज़वाल पजीर हो रहे हैं, ज़वाल पजीर हो रहा है। फिर उन्होंने यही चीज देखी कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में। वहां उन्होंने जो 20 साल का डेटा देखा उसके हिसाब से ये रेट जो था बहुत सिग्निफिकेंटली नीचे गिरा है। अच्छा, और फिर जब एबीसी और वॉशिंगटन पोस्ट ने जो पोल किया मिडल 2016 में, उन्होंने ये बताया कि 46% ट्रम्प साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो इसी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, तो आप ये देखिए कि ये जो है ये एक बहुत ही स्पेसिफिक ग्रुप था। अब आप ये आर्ग्यू करेंगे कि क्या ये ग्रुप इतना बड़ा है कि वो ट्रम्प साहब को इलेक्शन जिता देगा? इसका जवाब प्रीटी मच हमारे दोस्त डॉक्टर आदिल नजम साहब ने दिया था 2016 में, जब आपने और मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने फरमाया था कि सारी दुनिया में पॉलिटिक्स ऑफ नो पॉलिटिक्स का रुझान बढ़ गया है और लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि वॉशिंगटन पॉलिटिशियन को वोट ना दो, बल्कि एक ऐसे को वोट दो जो कि कभी वॉशिंगटन पॉलिटिशियन नहीं रहा। इस वजह से ट्रम्प साहब को तब्दीली। अब आप आइए 2020 पर। 2020 में जो यही ग्रुप है इसको इतना इंस्टिगेट कर दिया है कि अब जो है ये लोग किसी तरफ भी जा सकते। तरफ आ जाता हूँ मुन्ना, आपने इस ग्रोह के लोगों से हमारी मुलाकात हुई और मैं अपना एक वाकया बता देता हूँ कि मेरी इस तरह के लोगों से मुलाकातें हुई। वो बेचारे अंडर प्रिविलेज हैं, उनको चीजों का भी नहीं पता है। उनको एक बयानिया दे दिया गया है कि ये सबके सब तुम्हारी नौकरियां ले लेंगे, ये सबके सब बाहर के लोग आ गए हैं, तुम्हारे जो मुल्क है वो तुमसे छिन रहा है। और उन बेचारों की नौकरियां चली गई हैं, उनके पास नहीं है नौकरियां, वो परेशान भी हैं, माशी तौर पे भी परेशान है। तो देखिए ना, एक हम बचपन में एक चीज सुना करते थे जब हम छोटे से थे कि यार ये हम पाकिस्तान में तो ये बाहर के अफगानी या बंगाली ये लोग आ गए हैं और हमारी नौकरियां ले रहे हैं, हम सुना करते थे इस तरह की बातें। तो यहाँ पर भी एक माइंडसेट तो इस तरह का पाया जाता है ना, ये तो इंसान की नेचर है। बिल्कुल, यहाँ पर और इस चीज को बहुत हवा दी गई और जब 2016 की उन्होंने कैंपेन चलाई थी सदर ट्रंप ने, तो उसमें भी उन्होंने बहुत इमिग्रेट, इसीलिए उन्होंने आते ही मुस्लिम बैन और ये सब जो उनकी चीजें हुई थी इसी वजह से उनकी हुई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत इस रेटोरिक को हवा दी थी कि इमिग्रेंट्स जो हैं वो सारी मुसीबत की जड़ है हमारे मुल्क में। जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं वो आज तक कुछ उन्होंने करके नहीं दिया और मैं सबका मसीहा बनूंगा और मैं सबको, और इसीलिए रूरल अमेरिका ने उनको बढ़ चढ़ के बड़ी तादाद में वोट दिया था। और ये रूरल, देखिए यहाँ पर भी जो हंगामा हुआ है कैपिटल पे, यहाँ पर लोकल्स तो थे ही थे, लेकिन पीपल फ्लू इन, लोग जो है वो पूरे अमेरिका से जो है वो वहां पर गैदर हुए थे। और ये पूरी एक मतलब एक बहुत बड़ी ये बात है कि इस तरह से उन्होंने धावा बोला
सिर्फ उन्होंने जो अपनी जिस तरीके से उन्होंने तकरीर किया, जिस तरह से उन्होंने इंस्टिगेट किया सब लोगों को, उसका उन्होंने क्यू लेके और जो कैपिटल पे उन्होंने धावा बोला। तो ये आप देखिए, ये वही हमारी बात आती है जो हम पहले कर रहे थे कि लफ्जों में कितनी पावर है। और जो कल यही बात हो रही थी CNN पे कि उन लोगों से जब बाहर खड़े हुए जर्नलिस्ट सवालात कर रहे थे जिन्होंने वहां पर वायलेंस किया था, तो उनका बार बार यही कहना था कि हमारा मुल्क हमसे छीनने की कोशिश है, ये हमारा इलेक्शंस हमसे छीना गया है। और ये मतलब उनको पक्का पूरा यकीन था कि ये इलेक्शन जो है ये सदर ट्रंप ही जीते हैं, और उनके उस दिमाग की कैफियत को कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता था। दे वर सो एंग्री एंड सो कन्विंस्ड, और वही वो लफ्ज बार बार दोहरा रहे थे जो ट्रंप अपनी तकरीरों में दोहराया करते हैं। तो ये कंडीशनिंग या जो ब्रेन ट्रेनिंग ह्यूमन की होती है ना, और ये एक पूरा साइकोलॉजिकल लेसन है जो उनको फीड किया हुआ है इतने 4 सालों से, जो वो बार बार जो है वो अब उसको दोहरा रहे हैं। मैं बिलीव करती हूँ। यकीन करें, मैं एक छोटा सा कमेंट देता चलूं। मैं अब से 1 हफ्ते पहले तक या 4 दिन पहले तक अक्सर लोग हैं, हम परवेज हूद भाई ने एक आर्टिकल भी लिखा जिसमें उन्होंने ट्रंप का इमरान खान साहब से कंपैरिजन किया, और मैं उससे डिसएग्री करता था, मैं उससे इत्तेफाक कभी नहीं किया। और मैं हमेशा ये अपने दोस्तों को कहा करता था कि जब ट्रंप साहब को हम देखते हैं और सब चीजें, तो यार हमें इमरान खान वाकई अच्छा लगता है कि इमरान खान कितना बेहतर है जब हम ट्रंप साहब को देखते हैं। अब यकीन करें, 4 दिन पहले के बाद मेरा अब ये बयानिया या मेरा अब ये जुमला मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस ब्लैकमेलिंग और इस वाकये के बाद अब मैं समझता हूँ कि शायद इतना ज्यादा फर्क ही नहीं रहा है, और जिस तरह से चीजों को हैंडल किया गया। तो बहरहाल मैं सवाल आपकी तरफ आता हूँ, और सवाल आपसे सीधा से ये कि सर, ट्रंप साहब जो हैं वो व्हाइट हाउस से तो चले गए हैं, लेकिन वो अमेरिका से कहीं नहीं गए। और जब ओबामा साहब के दौर के अंदर उन्होंने जो मामलात करके रखे हुए थे कि ओबामा साहब पे कॉन्स्टेंटली एक इल्जाम लगाना कि जी आप तो यहाँ, ओबामा तो अमेरिकन है ही नहीं, वो तो यहाँ पैदा ही नहीं हुआ, उसको सदर बनना नहीं चाहिए, जिस वक्त वो साबिक सदर भी नहीं थे, क्योंकि वो एक टेलीवेंजलिस्ट तो हैं, टीवी के ऊपर रेटिंग लेना और इंतहा पसंदाना बातें करने के वो चैंपियन है, उनका काम ही यही था बेसिकली, टीवी पे वो शो भी किया करते थे। तो सर, ये तो मामला एक अजीब व गरीब, बाइडेन साहब के लिए तो हुकूमत करना, गवर्न करना एक मामला अजीब व गरीब रहेगा, हमेशा इसी तरह के राइट्स वो स्टिक करते रहेंगे, किस तरह रोका जाएगा इसको? यार देखिए, इसमें मैं इस तरह आऊंगा, जब इलेक्शन के थोड़े ही बाद से नवंबर में जब इलेक्शन हुआ है, तो दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान से एक आध, आपको पता नाइजीरिया में थोड़े रूट्स है, वहां से 1-2 लोगों ने पूछा कि अगर ट्रंप हैंडओवर नहीं तो क्या होगा, सिस्टम आपका तलपट हो जाएगा। मैंने कहा था कि ये सिस्टम, इस निज़ाम की अपनी कुछ पुख्तगी है, इसमें कुछ लचक है, और ये मैच्योर निज़ाम है। जब होगा ये थोड़ा सा रोना गाना होगा, लेकिन 20 जनवरी को जब नया सदर जो है वो हलफ उठाएगा, तो जो आपका जिसको डीप स्टेट कहा जाता है, सही माने में, अच्छे माने में, फौज हो गई, पुलिस हो गई, CIA हो गई, जो ब्यूरोक्रेसी पूरी है वो हो गई, वो मुड़ के जो है वो नया सदर को सल्यूट मारेगी और उनके पीछे काम करना शुरू कर देगी। होना यही है। और अगर आप गौर करें तो अभी तक यही हो रहा है कि जो सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना जो स्विच उसको करनी है वो कर रहा है। बीच में ये बात सही है कि ट्रंप साहब जो हैं वो, और ये हमेशा से कह रहे हैं कि एक थर्ड वर्ल्ड डिक्टेटर के उस लेवल के आदमी कि उन्होंने वो सारा रोना गाना और हंगामा करना है जो एक थर्ड वर्ल्ड डिक्टेटर या एक थर्ड वर्ल्ड में लोग करते थे, कि मैं तो जीता हूँ, मैं तो ये है वो है, जो आपने, तो यानी कि सवाल, इसका मतलब ये कि इदारे मजबूत हैं, तो बड़ा एक पाकिस्तान के लिए भी एक सबक है, इदारे मजबूत हैं। और यही सबक सब जगह के लिए, अमेरिका के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, नाइजीरिया, हिंदुस्तान, हर जगह के इदारे जो हैं वो सबसे अहम चीज है। इदारे और आवाम को प्रेशर रखना पड़ेगा, और इदारों को हमें एक सेहतमंद तरीके से तवाना करने का मामला हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो हंगामा है, और ये होगा अभी 17 तारीख की आपने बात की, 17 तारीख को फिर होगा, और ये भी देखने की बात है कि हमें बच के रहना है। ये हम कंप्लेसेंट जिसको कहते हैं ना, लेकिन सवाल, हमने इससे पहले अमवात नहीं देखी थी, इस दफा बाकायदा हमले हुए, 4 लोग मारे गए अमेरिका में, हमें तो नहीं याद, ये तो 4 लोग भी मारे, तो वायलेंस, इसके अंदर वायलेंस आ गया, और वो जो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उनके पास असला भी लहराते फिरते नजर आते हैं, वो तो ये मामला थोड़ा एस्केलेशन है। इसी हमने अमेरिका में कर्फ्यू भी देख लिया 2020 में, पूरी सिविल वॉर हुई
है अमेरिका में। और ये बात समझना कि अमेरिका ठीक है जी। कोई स्कैंडिनेविया की तरह के नॉर्दर्न यूरोप का मुल्क है, वो नहीं है। अमेरिका भी एक नौआबादी दौर के बाद मुल्क है, न्यू पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है इसमें, लेकिन इंस्टीट्यूशन में अभी कुछ लचक कुछ पुख्तगी है और उसी को हमें बरकरार रखना है, उसी पे नजर रखनी है। ठीक है मिसबा आजम, आपसे बिल्कुल लास्ट कमेंट। और जिस तरह सवाद ने कहा, इदारे मजबूत हैं और इदारों की जो मजबूती है वो अब नजर आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम जो है वो चलेगा। देखिए फराज, इदारों की मजबूती बहुत ज़रूरी होती है हर मुल्क के लिए, और लेकिन इदारे जो हैं ना, जो कि आपका जो फॉल्ट लाइंस होती हैं, कल्चरल और सोशल फॉल्ट लाइंस होती हैं, वो उसको हील नहीं करते हैं। उसको हील करने के लिए आपको लीडरशिप चाहिए होती है जो उसे हील करता है या करती है। तो जो इन्होंने डैमेज क्रिएट किया है ट्रम्प साहब ने अपनी डेमागोगी से, अपने रेटरिक से, अपने हॉट परसूट ऑफ पावर से और इस किस्म की चीजों से, ये बहुत दूर तक जाएगा सोसाइटी में। और जो पोलराइजेशन ये लोग क्रिएट कर देते हैं, और आप सब ने पाकिस्तान की भी मिसाल दी, और जो पाकिस्तान के साथ भी अब यही हो, इसी तरह से जो कि पोलराइजेशन क्रिएट हुई है वहां पर भी अभी चीजों को ठीक होते होते काफी टाइम लगेगा। लेकिन मैं यहां तक जरूर एग्री करूंगा सबाहत से कि यहां का जो सिस्टम है उसमें लचक तो जरूर है, लेकिन वो एक पुख्ता सिस्टम है और वो अपने आप को सेट करने के लिए भी हर वक्त रेडी रहता है। और लोग जो हैं, अब आप देख लीजिए, सारे जो रिपब्लिकन, यानी कि लिंडजी ग्राहम टाइप के लोग, उन्होंने भी 2 स्टेप वो पीछे हट गए। वाइस प्रेसिडेंट उनके, जो कि बिल्कुल उनके गुलाम बने रहे 4 साल, वो भी 2 कदम पीछे हट गए। उन्होंने कहा नहीं, यहां पर हमारी लाइन है, जिसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। सही मुना, बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट्स। और मैं एक चीज बताता चलूं कि मैंने जब अमेरिका में होता तो मैं अमेरिका मैंने ड्राइव की है, मैंने बहुत घूमा हूं यहाँ के कंट्री साइड वगैरह पे। मैं बड़ी मजे से गाड़ी दंदनाते हुए हम अपने दोस्तों के साथ अपने स्टूडेंट लाइफ में घुमा करते थे। अब मैं नहीं घूमता हूँ, और बल्कि मैं घूमता कहीं जाता भी हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे गाड़ी में पेट्रोल या गैस डलवानी है, कहीं रुकना है, तो मैं किसी शहरी छोटे अच्छे बड़े शहर में रुकूं। मैं बिल्कुल रूरल एरिया में नहीं रुकूं। एक अंदर एक मेरे डर आ गया है, एक खौफ आ गया है। आपकी भी अंदर आया है? बिल्कुल आया है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बहुत आम होता था कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं उनके आप गाड़ी पे स्टिकर लगाएं, घर के बाहर आप पोस्टर लगा दें। मैं टेक्सास में हूँ और टेक्सास में जो है वो यकीनन वेव आई है, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये खौफ जो है वो अपने साथ ले जाए। यहाँ पर वेंडलिज्म भी हुआ, गाड़ियां भी लोगों की तोड़ी गई जिन पे बाइडेन के स्टिकर्स थे, जिनके घरों पे थे उनके घरों पे भी उन्होंने जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने अंडे मारे या पत्थर मारे। तो ये खौफ जो है ये भी पहली दफा अमेरिका के इलेक्शंस में देखा गया कि लोग जो है वो खुल के सपोर्ट करते हुए, और खासकर उन इलाकों में जहां पे मेजोरिटी है रिपब्लिकन की, उसमें लोगों ने डर के वोट दिए। और यहाँ पर मैं रैप अप करूं फराज, एक और बात जो मिसबा ने कही कि ये जो डिवाइड और पोलैरिटी जो क्रिएट हुई है ना, ये दैट इज टू बी सीन एंड टू बी वॉच्ड। क्योंकि आज भी जो है वो उन्होंने पोटस के अकाउंट से सुबह ट्रंप ने जो है वो ट्वीट किया था, क्योंकि अपना तो उनका बंद हो गया है, जो वो ट्वीट भी उनकी डिलीट की फिर ट्विटर ने, इवन पोटस के अकाउंट की ट्वीट। वो ट्वीट क्या थी, वो लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे, वो ये थी कि ये हम अब चुप नहीं बैठेंगे, हम अपना मीडिया, अपने ट्विटर, अपना सोशल मीडिया क्रिएट करेंगे, अपना मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी क्रिएट करेंगे, और ये जद्दोजहद और ये जो ट्रम्पिज्म है जारी रहेगी। फराज, एक छोटा सा कमेंट आपके सवाल पर, छोटा सा वाकया मैं शेयर करना चाहता हूं। जब मैं अब मास्टर्स कर रहा था, वो 9/11 से पहले की बात थी, तो रिसेंटली मैं अपनी उस यूनिवर्सिटी में गया और वहां पर मुझे एक वहां का स्टूडेंट मिला। तो वो स्टूडेंट जो था सफेद फार्म अमरीकी था। अच्छा, वो मैं और वो हम लोग वहां पे कैफेटेरिया में बैठ गए, तो वो कहने लगा, कहता है देखो टाइम कितना बदल गया है, कि जब हम लोग थे, हम लोग एक ग्रुप में होते थे, हमारे साथ तुम होते थे, कुछ काले होते थे, कुछ दूसरे लोग होते थे, हम लोग सब इसी जगह पे बैठते थे। अब देखो उधर उस कॉर्नर पे हिंदुस्तानियों का ग्रुप बैठा है, उस कॉर्नर पे गोरों का ग्रुप बैठा है, उस कॉर्नर पे कालों का ग्रुप बैठा है। तो कहने का मकसद ये 9/11 ने ये डिवीजन को स्टार्ट कर दिया था, और ट्रम्प साहब ने उसे बड़ा स्ट्रेंथन किया है, अनफॉर्चुनेटली। आखिरी हजरात, ये बड़ा
दिल दहला देने वाला और बड़ा गमगीन हफ्ता गुजरा, अमेरिका के हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज्यादा। और दोनों जगह पर जो लीडरशिप थी वो मिसिंग, क्या लीडरशिप उस मसले को हल करने की बजाय उसको मजीद उसमें इश्तियाल अंगेजी करती नजर आई दोनों तरफ। यहाँ पर ट्रंप साहब, पाकिस्तान में इमरान खान साहब। उम्मीद है, दुआ करते हैं अगला हफ्ता अच्छा होगा। फराज दरवेश को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।